हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है, प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिन्हें कहते हैं। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, उसे क्या कहते हैं, बताइएगा। देख लीजिए, नहीं समझ में, हाँ जल रहा है। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, कणिका। और कणिका को ही क्या कहा जाता है, फोटोन। फोटोन। और फोटोन की खोज किसके द्वारा किया गया था, फोटोन की खोज आइंस्टीन के द्वारा। आइंस्टीन के द्वारा, इसी को फोटोन भी कहा जाता है, फोटोन। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, कणिका या फोटोन। चलिए बिल्कुल सही आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, टॉर्चों, सर्च लाइटों तथा वाहनों की हेडलाइटों में बल्ब कहाँ लगा होता है। ये पूछा जा रहा है कि वाहनों का हेडलाइट में जो बल्ब होता है वो कहाँ लगा हुआ रहता है। तो गाड़ी का जो हेडलाइट होता है उसमें कौन सा दर्पण लगा हुआ रहता है, वाहनों के हेडलाइट में इसमें लगा होता है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। और गाड़ी के साइड मिरर में क्या लगा हुआ रहता है, कौन सा दर्पण, साइड मिरर। साइड मिरर में उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है, उत्तल दर्पण। और जो आँख कान नाक गले के डॉक्टर होते हैं वो कौन से दर्पण का प्रयोग करते हैं, आँख कान नाक और गले के डॉक्टर किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, वो भी अवतल दर्पण का ही प्रयोग करते हैं, अवतल दर्पण का। क्योंकि इसमें जो फिगर रहता है वो थोड़ा सा बड़ा आता है, इसी कारण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, परावर्तक के फोकस के अत्यधिक निकट लगा हुआ रहता है। टॉर्चों, सर्च लाइटों तथा वाहनों की हेडलाइटों में जो बल्ब लगा हुआ रहता है वो कहाँ लगा हुआ रहता है, परावर्तक के फोकस के अत्यधिक निकट लगा हुआ रहता है। और वाहनों के हेडलाइट में कौन सा दर्पण लगा हुआ रहता है, अवतल दर्पण। और साइड मिरर में उत्तल दर्पण। और जो डॉक्टर होते हैं, आँख कान गला का जो डॉक्टर होते हैं वो कौन से दर्पण का प्रयोग करते हैं, वो भी अवतल दर्पण का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है। निम्नलिखित में से किस एक प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है, बताइएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, अवरक्त तरंग। अवरक्त तरंग क्या है, ये एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। और इसका प्रयोग किसके किसके लिए किया जाता है, निरीक्षण के लिए किया जाता है, सैनिकों द्वारा। ठीक है, और रात्रि दृष्टि के लिए भी किया जाता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, अवरक्त तरंग, जो कि विद्युत चुंबकीय तरंग का ही एक प्रकार है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय विकिरणों में से किसकी ऊर्जा अधिकतम होती है। निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय विकिरणों में से किसकी ऊर्जा अधिकतम होती है, ये पूछा जा रहा है। तो सबसे ज्यादा किसका होता है, सबसे ज्यादा होता है गामा किरण का, सबसे ज्यादा गामा किरण, उसके बाद एक्स किरण, इसके बाद होता है परावैंगनिक किरण,
परावैंगनिक किरण का होता है। इसके बाद होता है दृश्य किरण का, दृश्य किरण का। इसके बाद होता है माइक्रोवेव का होता है, अवरक्त किरण का, अवरक्त किरण का होता है, अवरक्त किरण का। इसके बाद होता है, इसके बाद होता है माइक्रोवेव का, माइक्रोवेव। ये सब आपको याद रखना है, तभी आप छाट सकते हैं। माइक्रोवेव। और सबसे कम होता है रेडियो तरंग का, रेडियो तरंग। तो गामा किरण तो इसमें दिया हुआ नहीं है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, एक्स किरण। किसकी ऊर्जा से अधिकतम होती है? एक्स किरण की। ऐसे सबसे ज्यादा होता है गामा किरण का, उसके बाद होता है एक्स किरण का। तो इसमें गामा किरण दिया हुआ नहीं है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक्स किरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, डी होगा। विनोद कुमार बिल्कुल सही है आपका। चलिए ये सब याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित गैसों और उनके सूत्रों का मिलान करें। तो मीथेन का क्या हो जाएगा? मीथेन का हो जाएगा CH4, ये तो मिला हुआ ही है। एथेन का हो जाएगा C2H6। प्रोपेन का क्या हो जाएगा? C3H8 हो जाएगा। और ब्यूटेन का क्या हो जाएगा? C4H10। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए का ए हो गया, बी का 4, ए का ए और बी का 4। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। और मीथेन सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? दलदली जगहों पे पाया जाता है, दलदली स्थानों पर पाया जाता है मीथेन। जैसे गोबर हो गया, धान का खेत में भी पाया जाता है। और एलपीजी में कौन कौन सा गैस मिला हुआ रहता है? एलपीजी में लिक्विड पेट्रोलियम गैस। इसमें कौन कौन सा गैस रहता है? इसमें रहता है प्रोपेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, जिसमें ब्यूटेन की मात्रा अधिकतम होती है, ब्यूटेन की मात्रा अधिकतम होती है। और एलपीजी में गंध के लिए क्या मिलाया जाता है? गंध के लिए, गंध के लिए क्या मिलाया जाता है? इथाइल मरकप्टन, इथाइल मरकप्टन, इथाइल मरकप्टन मिलाया जाता है। किसके लिए? गंध के लिए। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से बच्चों में सूखा रोग होता है? निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से बच्चों में सूखा रोग होता है? उसी को रिकेट्स भी बोला जाता है, सूखा रोग को ही हम क्या बोलते हैं? रिकेट्स। तो किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन डी की कमी से होता है। विटामिन डी की कमी से सूखा रोग, या इसी को क्या कहते हैं? रिकेट्स, रिकेट्स। विटामिन डी कहाँ से मिलता है? सूर्य के प्रकाश से, सूर्य के प्रकाश से हमें विटामिन डी मिलता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। और विटामिन ए, रतौंधी। विटामिन ई की कमी से क्या होता है? इसकी कमी से होता है बांझपन, बांझपन। विटामिन सी स्कर्वी बता ही दिए। और सबका रासायनिक नाम भी लिख लीजिए, रासायनिक नाम। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ए, ए को क्या कहते हैं? रेटिनॉल, रेटिनॉल। बी थायमीन, थायमीन। सी
एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एस्कॉर्बिक एसिड। डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल। और ई का क्या है? टेकोफेरॉल, टेकोफेरॉल। चलिए इतना आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा धातु हाइड्रोक्साइड सबसे कम क्षारीय है? निम्न में से कौन सा धातु हाइड्रोक्साइड सबसे कम क्षारीय है? तो आवर्त सारणी के बारे में जान लेते हैं। आवर्त सारणी का खोज किनके द्वारा किया गया था? आवर्त सारणी सबसे पहले मेंडलीव के द्वारा किया गया था। और आधुनिक आवर्त सारणी का खोज किनके द्वारा किया गया था? आधुनिक आवर्त सारणी मोजले के द्वारा। मोजले के द्वारा। अब मोजले जो आवर्त सारणी का खोज किए थे उसमें आवर्तों की संख्या कितनी थी? आवर्त 7 थे और वर्ग 18, वर्गों की संख्या 18। और ये खोजे थे उसमें आवर्तों की संख्या थी 7, आवर्त 7 थे और वर्ग कितने थे? वर्ग 9 थे। तो वर्ग में जैसे जैसे ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं वैसे वैसे क्षारीयता क्या होती है? बढ़ती जाती है। जैसे जैसे वर्ग में हम ऊपर से नीचे की ओर आएंगे वैसे वैसे क्षारीयता बढ़ती जाएगी। तो ये मिल्क ऑफ मैग्नीज क्या है? ये सबसे ऊपर रहता है, तो इसका क्या क्षारीयता सबसे कम हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? MgOH का होल ट्वाइस, यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसको क्या कहेंगे? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। वर्ग में जैसे जैसे ऊपर से नीचे आएंगे क्षारीयता बढ़ेगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से तत्वों का कौन सा समूह धात्विक गुणों के बढ़ते क्रम को लिखा गया है? निम्नलिखित में से तत्वों का कौन सा समूह धात्विक गुणों के बढ़ते हुए क्रम में लिखा गया है? तो इसका परमाणु संख्या बेरिलियम का होता है 4, इसका होता है 12 और इसका होता है 20। सबसे ऊपर यही होता है, उसके बाद मैग्नीशियम होता है, उसके बाद कैल्शियम होता है। तो वर्ग में जैसे ऊपर से नीचे आएंगे तो धात्विक गुणों में क्या होगा? बढ़ोतरी होगा। तो पहले यही ऊपर बेरिलियम रहता है, फिर मैग्नीशियम वर्ग 2 में आता है, ये वर्ग 2 में रहता है। तो जैसे जैसे ऊपर से नीचे आएंगे धात्विक गुण बढ़ते जाएगा, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और आवर्त में क्या होता है? जैसे जैसे बाएं से दाएं की ओर जाएंगे ना तो धात्विक गुण कमेगा, बाएं से दाएं इस तरह से जाएंगे तो धात्विक गुण कम होगा। और वर्ग में जैसे जैसे ऊपर से नीचे की ओर आएंगे धात्विक गुण बढ़ते जाएगा। तो सबसे ऊपर बेरिलियम होता है, फिर मैग्नीशियम, उसके बाद कैल्शियम होता है। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट है, पहला मानव निर्मित संश्लेषित रेशा कौन सा है? पहला मानव निर्मित संश्लेषित रेशा, इसके पीछे वाला हो गया है ना। हाँ चलिए, पहला मानव निर्मित संश्लेषित रेशा कौन सा है? इसका राइट आंसर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, नायलॉन। पहला मानव निर्मित संश्लेषित रेशा कौन सा है? नायलॉन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट है, ऑस्ट्रियाई वैज्ञानिक क्रिश्चियन डॉपलर द्वारा डॉपलर प्रभाव की खोज किस वर्ष में की गई थी, जो एक पर्यवेक्षक के संदर्भ में एक गतिमान स्रोत द्वारा उत्पन्न किसी भी प्रकार की ध्वनि या प्रकाश तरंग की आवृत्ति में परिवर्तन का वर्णन करता है। तो डॉपलर प्रभाव कब खोजा गया था, किस वर्ष, ये पूछा जा रहा है डॉपलर प्रभाव के बारे में। नायलॉन बिल्कुल सही है। ईस्वी पूछा जा रहा है इसमें, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1842 में खोजा गया था डॉपलर प्रभाव। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, मानव की पसलियां किसके साथ जुड़ी होती हैं। मानव की जो पसलियां होती हैं वो किसके साथ जुड़ी हुई होती हैं। तो मानव की पसलियां कुल कितनी होती है। मानव में कुल 12 जोड़ी पसलियां होती हैं, कुल 12 जोड़ी पसलियां होती हैं। यानी कि टोटल 24। टोटल कितनी पसलियां होती हैं, 24। तो मानव की जो पसलियां होती हैं वो किसके साथ जुड़ी हुई होती हैं, तो वो अस्टर्नम के साथ जुड़ी हुई होती हैं। किसके साथ जुड़ी हुई होती हैं, अस्टर्नम के साथ। और ये इलियम जो होता है वो कूल्हे का सबसे ऊपरी प्रमुख हड्डी को कहते हैं इलियम। इलियम कूल्हे के सबसे प्रमुख व ऊपरी हड्डी। ऊपरी हड्डी को क्या कहते हैं, इलियम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।